जी जनाब, क्वेश्चन देखते हैं। लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड इट हैज एन एक्स इंटरसेप्ट व्हिच इज एक्स इंटरसेप्ट के बारे में बताया गया व्हिच इज थ्राइस द वाई इंटरसेप्ट। अगेन इस तरह कैसे पहले अभी हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने एक्स और वाई इंटरसेप्ट की एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप के हवाले से डिस्कशन की थी। क्वेश्चन 1.18 है, तो 1.18 जो है ये आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। मैं सिर्फ ये करता हूँ कि आपको इंटरसेप्ट्स बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी उसने क्या किया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ वाई इंटरसेप्ट। तो मैं कहता हूँ कि लेट वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू डी। तो एक्स इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा? इट इज थ्राइस द वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ये 3d के इक्वल होगा। तो वाई इंटरसेप्ट अगर d है तो इसका मतलब ये है कि ये होगा 0, d पॉइंट हो जाएगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो है जी 3d, 0। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हैं। इस स्लोप के साथ जो पॉइंट होगा 3, 2 वो रख के आप इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आप आई एम श्योर के कर लेंगे। अगर नहीं समझ आएगी तो आप 1.18 देखिएगा, दैट विल बी इजी फॉर यू। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये आपके पास काफ़ी आने के चांसेस तो इतने ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैंने सवाल देखे हैं अक्सर मार्केट में घूम रहे होते हैं जिसमें बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर इसमें इक्वेशन कैसे बनाएं, इसमें क्या करें क्या ना करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डिफरेंट तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। मैं कहता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब आपके पास नीचे आंसर्स मौजूद हैं, तो आप क्यों ऐसे नहीं करते कि आप इसका ऑप्शन एनालिसिस कर लें। उसने कहा है कि जी 6 years ago एज ऑफ फादर वाज 3 times ऑफ हिज सन। ठीक है जी, तो हम हर ऑप्शन के साथ देखते हैं कि उसमें से 6 साल पीछे जाएंगे तो बाप की एज बेटे की एज से 3 गुना बनती है कि नहीं। बाप की एज है 48 और बेटे की एज है 20। 6 साल पीछे जाएंगे तो ये बन जाएगा 42 और ये बन जाएगा जनाब 14। तो क्या ये इसका 3 गुना है? बिल्कुल ठीक है, पहली कंडीशन ये फुलफिल करता है, ये वाली ऑप्शन। आफ्टर 9 years इट विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। ठीक है जी, यानी कि आज से 9 साल के बाद बाप 57 साल का हो जाएगा और बेटा जो है वो 29 साल का हो जाएगा। तो क्या 29 का डबल 57 होता है? इट विल ट्वाइस। क्या 29 को डबल करें तो 57 आता है? जी नहीं, 29 को डबल करें तो 58 आता है, 58। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए ठीक नहीं है। दूसरी ऑप्शन है 51 और 21। हम 6 साल अगर पीछे जाएंगे तो ये बनेगा 45 और ये बनेगा 15। क्या इसका 3 गुना है? बिल्कुल है। आज से 9 साल के बाद ये 60 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा। क्या इसका ये डबल है? जी बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है। बी इज योर करेक्ट आंसर। हम एहतियातन तो नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उसने आपको कहा है कि एक करेक्ट ऑप्शन है तो फिर यही एक करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन फर्ज करें कि अगर वो कहता है कि 2 सिनेरियोज ऐसे हैं तो फिर हम लोग हर सिनेरियो को उसी तरीके से चेक करेंगे। आज से 6 साल पहले 54 साल वाला 48 साल का होगा और 22 साल वाला जो है वो 16 साल का होगा। क्या ये 3 गुना है? जी बिल्कुल है। आज से 9 साल के बाद ये 63 years का हो जाएगा और ये 29 years का होगा। तो क्या 29 का 2x 36 होता है? जी नहीं, 29 का डबल तो 58 होता है। आखिरी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, 57 and 23। आज से 6 साल पहले ये 51 का होगा और आज से 6 साल पहले ये 17 साल का हो जाएगा। तो क्या ये 3 गुना है? जी बिल्कुल है। लेकिन आज से 9 साल के बाद ये 66 years का हो जाएगा और ये 29 years का हो जाएगा। ठीक है जी, तो अगर ये 29 years का हो जाएगा, 29 ये भी 29 हो रहा है, 22 और 23 नहीं, ये मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा, हाँ जी 22 और 9 31। तो 31 का डबल नहीं होता, ये बहरहाल फिर भी गलत ही होगा। यहाँ पे चलते हैं जी। 23 के 6 सालों के बाद 9 सालों के बाद ये जो एज बन जाएगी 32 बन जाएगी। तो क्या ये इसका 2 गुना है? नो, ये 2 गुना तो इसका 64 बनता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी एक ऐसी ऑप्शन है जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल करती है। ऑप्शन एनालिसिस से ये सवाल कर लिया करें। अगेन 5 years ago द एज ऑफ फादर वाज 3 times ऑफ हिज सन। 5 साल पहले बेटे की एज
बाप की एज बेटे की एज से 3 गुना ज़्यादा थी, तो हम लोग उसी तरीके से ये कैलकुलेशन भी कर लेंगे जो अभी क्वेश्चन 1.22 किया है, सेम लॉजिक के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ये एक क्वेश्चन है जी, अली बोरोड रुपीज 1.5 मिलियन ऑन फर्स्ट ईयर, ही रिटर्न 80,000 and then he increased his installment by 1.5 times of the previous installment every year. In how many years he will be able to return the loan? ये एक ऐसा लोन है जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यानी कि आपने 1.5 मिलियन लिया है, 1.5 मिलियन ही वापस करेंगे। तो 80,000 की आपने पहली इंस्टॉलमेंट दी है, दूसरी इंस्टॉलमेंट आप उससे 1.5 गुना कर देंगे। तो जब आप हर दफा पिछले इंस्टॉलमेंट को 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपके पास फर्स्ट टर्म है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 80,000, कॉमन रेशियो जो आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं डेट इज 1.5, और सम जो आपको चाहिए वो चाहिए 150000 का। तो n आपने फाइंड आउट करना है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के सम का फार्मूला लगेगा, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म जो है डेट इज 80,000, कॉमन रेशियो 1.5 की है, n फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय 0.5, यानी कि r माइनस 1, 1.5 माइनस 1 0.5 ही बनेगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू कैन गेट 160,000 इंटू 1.5 रेज़ टू पावर n माइनस 1। गो टू द कैलकुलेटर, we will know this is 15000000। तो हमारे पास ये होगा जी 15000000 अल्फा इज इक्वल टू 160,000 ब्रैकेट 1.5 रेज़ टू पावर अल्फा एक्स, राइट एरो माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स is equal to, so the x is 5.76, तो n is equal to 5.76। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 सालों के बाद उसको छठे साल में he will be able to return the loan। उससे क्या जी कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट, डिफरेंस ऑफ सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, इसे हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पॉजिटिव स्लोप? पॉजिटिव स्लोप फाइंड आउट, स्लोप को देखने के लिए हम लोग इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, तो फिर उसके बाद हमें पता चलेगा कि किसकी स्लोप पॉजिटिव है। लेट्स सपोज इसको मैं रीअरेंज करता हूं, तो रीअरेंज करने का मतलब है कि y को अकेला रहने दिया जाए और बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ ले जाया जाए, तो फिर जो x के साथ लिखा होगा वो उसकी स्लोप है। तो पॉइंट A की जो स्लोप है वो तो नेगेटिव है। दूसरा है जी x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। अगेन x को एक तरफ ले जाना है ताकि वो एक तरफ रहे और अकेला रहे, ना उसके साथ कोई साइन होना चाहिए ना उसके साथ कोई नंबर होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 माइनस 20 ओवर 2 यानी कि 10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन रही है 1 ओवर 2x माइनस 10 इज इक्वल टू y। ये जनाब x के साथ जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है, तो हम कहते हैं कि ऑप्शन बी जो है इसकी स्लोप पॉजिटिव है। बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा क्योंकि एक ऑप्शन हमें पता है कि स्पेसिफिकली हम गलत कर बैठे, गलत हमने प्रूफ कर दिए। तो आगे चलते हैं जनाब। 2x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 10। ओके, माइनस वाई को उधर ले जाते हैं y, और 2x इधर आके माइनस हो जाएगा प्लस 10। अगेन x के साथ जो लिखा हुआ है वो माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी की जो स्लोप है वो भी नेगेटिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सोल्यूशन? दो इक्वेशंस जो कि बिल्कुल आपस में पैरेलल होंगी उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि एक इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल होगी उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ जब आप उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपका इन्फिनिट आंसर आएगा। ये सीधी सीधी सी इसकी एक निशानी है। लेट्स सपोज अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करें तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी इक्वेशन आ जाती है, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स की स्लोप सेम होगी इन दोनों लाइंस की। तो जब स्लोप सेम होती है
तो फिर उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता। सोल्यूशन किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो जब दोनों की स्लोप सेम है और दोनों एक दूसरे से अलग अलग चलते रहते हैं सारी जिंदगी, तो फिर इनकी कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता। सिमिलरली ये जो पॉइंट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है जी। अब इसमें भी आप देखें कि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है, तो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। एक लाइन ऊपर को जा रही है, एक लाइन नीचे को आ रही है, तो यू कैन सी कि इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जो कि आपको हेल्प करेगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन में चलते हैं दो अननोन वेरिएबल्स के साथ, तो हम अभी पुट करके देख लेते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या आता है। और दूसरी है जी 1 माइनस 1 और 20 इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन आ रहा है 20 और 0, ठीक है जी। तो ये जो है ये इनका सोल्यूशन है। इसी तरीके से इसका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2x प्लस 2y तो 40 के इक्वल होना चाहिए था, तो फिर ये एक दूसरे के पैरेलल कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन अभी ये एक दूसरे के पैरेलल लाइंस नहीं है, यानी कि इनका भी सॉल्यूशन मौजूद है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये वो पॉइंट है जिसकी स्लोप सेम है, तो इसका मतलब है इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक चीज हम ऊपर मिस कर गए, ये जो ऑप्शन ए है ना, इसमें साइन माइनस का है, तो ये माइनस का नहीं होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसका भी एक सोल्यूशन मौजूद होगा। आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन आएगा। मैंने ये माइनस का साइन इग्नोर कर दिया था, ये सारा बिल्कुल एक दूसरे से सेम होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में है सिर्फ। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बाकी हर पॉइंट का कोई ना कोई सोल्यूशन है। यू कर्व शेप जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो सीधा यू होती है या उल्टा यू होती है, ठीक है। इसे हम पैराबोला भी कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टू द राइट ऑफ y एक्सिस। गौर से देखिएगा, अभी मैं इसको ड्रॉ करता हूं। पैरेलल टू y एक्सिस है और y एक्सिस से राइट साइड पे 4 के डिस्टेंस पे है, इस लाइन की बात कर रहा है वो, ठीक है। इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इसका मतलब यह है कि इसका y इंटरसेप्ट कोई नहीं है, ठीक है। और इसकी जो मर्जी y की वैल्यू रख ले, x हमेशा 4 ही होगा, तो x इज इक्वल टू 4। सिंपल। गौर से अगर आप देखें कि y की जो मर्जी वैल्यू रख ले, y 1 रखें, 2 रखें, 0 रखें, जो मर्जी रखें, इस पॉइंट के ऊपर x जो है वो 4 ही होगा। तो इसकी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द y इज x इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात होती है। अगर पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन में y कंपोनेंट नहीं होगा। सिमिलरली अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन में x कंपोनेंट नहीं होगा। नहीं होने से मुराद यह है कि 0 होगा। अच्छा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जो है उसमें x कंपोनेंट नहीं होगा। लेट सपोज मैं कहता हूं कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और जो y कंपोनेंट है वो है जी इसका -3, तो इक्वेशन भी यही होगी, y इज इक्वल टू -3, जैसे x इज इक्वल टू 4 है इस वक्त। तो ये बड़ा सीधा सीधा सा है, ये इन्हीं वर्ड से आपको पता चल जाएगा। लेट सपोज मैं कहता हूं जी इक्वेशन ऑफ द लाइन बताएं विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 4। ये अभी हमने जिक्र किया, हम कहते हैं x इज इक्वल टू 10, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी ना वो होगी x इज इक्वल टू 10। ले जनाब, ये इक्वेशन आ जाएगी। तो पैरेलल टू वट एवर इज वो इक्वेशन में नहीं आएगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो सामने उसके आगे ब्रैकेट में लिख दें, इक्वल टू के बाद लिख दें, तो आपकी वो इक्वेशन उस तरह से डिजाइन हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉर्म ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगेन। वो नंबर जिसमें 0 होता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट नहीं बनता।
ये क्वेश्चन देखते हैं जनाब। इफ ए रबर बार कॉन्स्टेंटली बाउंस बैक बाय 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड, what fraction of the original height will the ball bounce after being dropped and bounce 4 times without being stopped? अच्छा, ये जो सवाल है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। इसके लिए आपको समझना ये होगा कि जो बॉल है वो जब भी गिरती है तो वो वापस 2/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट आती है। लेट सपोज के बॉल ओरिजिनली ड्रॉप हुई है x हाइट से, वो नीचे गिरेगी और जब वो दोबारा वापस आएगी तो वो सिर्फ ओरिजिनल का 2/3 ऊपर आएगी। तो जब भी वो इस तरह से गिरेगी, दोबारा वापस आएगी, तो वो ओरिजिनल हाइट का 2/3 नीचे आएगी। तो ये काम कितनी दफा हुआ? उसने कहा है कि आप बताएं कि बीइंग ड्रॉप्ड एंड बाउंस, ये 1 टाइम ड्रॉप है और फिर एक बाउंस है, फिर उसके बाद सेकंड ड्रॉप और सेकंड बाउंस, फिर थर्ड ड्रॉप और थर्ड बाउंस, फिर फोर्थ ड्रॉप और फोर्थ बाउंस जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर x है तो x के बाद वो दोबारा जब बाउंस होकर ड्रॉप होकर बाउंस होती है तो वो 2/3 ऑफ x रह जाती है। जब वो दोबारा ड्रॉप होकर बाउंस होती है तो 2/3 ऑफ x रह जाती है। 2 दफा ड्रॉप होके बाउंस हुई है। जब वो तीसरी दफा ड्रॉप होके बाउंस होती है तो 2/3 ऑफ x रह जाती है। ठीक है जी, यानी कि पहली दफा बाउंस हुई 2/3 रह गया, दूसरी दफा बाउंस हुई 2/3 ऑफ 2/3 रह गया, तीसरी दफा बाउंस हुई तो ये रह गया। तो इसी तरीके से जब वो चौथी दफा बाउंस होगी तो डेट विल बी 2/3 ऑफ ओरिजिनल हाइट। तो 2/3 2/3 2/3 ये होता है जनाब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 बटा 9 27 81 16/81, यानी कि ओरिजिनल हाइट का 16/81 जो है वो बॉल अब रह गई है, यानी कि उसका आंसर होता है जी 16.81। तो थोड़ा सा लॉजिकली सोचें तो ये आपकी एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन रेशो जो है वो 2/3 है। तो अगर आपने उसको x हाइट से ड्रॉप किया है तो फिर आप सीधा वहां पे पहुंच सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, वैसे ही लॉजिकली गौर से देख के समझ लिया है। अगर फर्ज करें कि वो कहता है कि 500 दफा ड्रॉप होने के बाद बॉल दोबारा कितनी हाइट पे दोबारा बाउंस होगी, तो उसके लिए शायद हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पेश आएगी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, बॉल 500 दफा तो ड्रॉप होती नहीं है, तो जनाब मैथमेटिकली स्पीकिंग ये जो बॉल है अगर इस तरह से ड्रॉप होकर दोबारा वापस 2/3 ऑफ द हाइट दोबारा वापस उछलती है तो मैथमेटिकली स्पीकिंग, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, दिस बॉल इज नेवर गोइंग टू स्टॉप। ये जिंदगी में कभी नहीं रुकेगी, क़यामत तक इसी तरह से ड्रॉप होती रहेगी। हर दफा वो अपनी पिछली हाइट का 2/3 दोबारा बाउंस होगी, हर दफा वो अपनी पिछली हाइट का 2/3 दोबारा बाउंस होगी। ना पिछली हाइट 0 हो सकती है, तो अगर कोई पिछली हाइट 0 नहीं हो सकती तो वो चाहे जितनी मर्जी मॉलिक्यूलर लेवल पे चली जाए वो दोबारा बाउंस होना ही होना है उसका। और क्योंकि हमें प्रैक्टिकली पता है कि ये इस तरह से दोबारा बाउंस नहीं होती, थोड़ी सी बाउंस होने के बाद जमीन उसको अपनी तरफ खींच लेती है और जोड़ लेती है अपने साथ, लेकिन बहरहाल थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये बात अपनी जगह सच है कि मैथ्स के जो गुरु हैं वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये बॉल दोबारा जिंदगी में कभी साकत हो सकती है, क्योंकि ये हर दफा अपनी पिछली जो बाउंस है उसका 2/3 हर दफा बाउंस होगी। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक रोटी है, आप उस रोटी का हाफ खा लें और हाफ बचा लें, फिर अगले दिन फिर हाफ खा लें और हाफ बचा लें, फिर अगले दिन फिर हाफ खा लें और हाफ बचा लें। तो ऐसा आप क़यामत तक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो आज है वो कल का हाफ है और जो कल होगा वो आज का हाफ होगा, यानी कि कभी भी 0 नहीं होगा। तो खैर बहरहाल ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ इश्यूज हैं जिनको हम लोग जो है वो मानते नहीं है। तो चले हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ ए लाइन पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड एक्स इंटरसेप्ट इज हाफ ऑफ वाई इंटरसेप्ट,
जी जनाब, ये क्वेश्चन 1.18 में हमने किया था, वहां पे जाके आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। आई होप कि आपका ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है जो इससे पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। रिडंडेंट कांस्टेंट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। रिडंडेंट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे फुल प्रूफ और श्योर मेथड है वो ये है कि हम एज अर्ली एज पॉसिबल, बहुत जल्दी इन इक्वेशंस को ड्रॉ कर लें और उसके बाद हमें रिडंडेंट कांस्टेंट जो है वो पता चल जाएगा। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है कि अगर आपके पास सिर्फ दो कांस्टेंट्स हों तो फिर आप इन कांस्टेंट्स को अगर गौर से देखें तो आपको पता चल सकता है कि कौन सा कांस्टेंट जो है वो रिडंडेंट है। सही है, जरा गौर से देखिएगा। हमारे पास एक कांस्टेंट है 4x + 3y ≤ 9, दूसरा है 2x + 6y ≤ 4। अब करना ये है कि इन इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट होता है ना उसको 1 करना है। इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, तो 4/9x + 3/9y is less than equal to 9 1। 9/9 करेंगे ना, 9/9 तो ये 1 ही हो जाएगा। और आपने हर जो आइटम है ना उसको फ्रैक्शन में लिख लेना है। गौर से देख लीजिएगा, ये तरीकाकार मैंने खुद इजाद किया है। 0.44x और 3/9 जो है डेफिनेटली दिस इज 0.33y इज लेस देन इक्वल टू 1। तो पहला जो इनइक्वालिटी है उसको मैंने इस तरीके से कर लिया। दूसरी इनइक्वालिटी को भी इसी तरीके से करेंगे कि इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट है वो 1 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं। 2/4x + 6/4y ≤ 4/4, यानी कि 0.5x + 1.5y ≤ 1। ठीक हो गया जी। अब जरा गौर से देखें, इनइक्वालिटी का साइन भी सेम है दोनों में और जो कांस्टेंट है वो भी 1 है। तो जो रिडंडेंट कांस्टेंट होगा ना उसके x और y दूसरे के x और y से छोटे होंगे। तो अगर तो दोनों x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दूसरे के y कंपोनेंट और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट से दोनों छोटे हैं और साइन भी इनके साथ क्या है जी, लेस देन का साइन है। साइन भी लेस देन का है और दोनों छोटे हैं, तो फिर जो दोनों छोटे हैं वो रिडंडेंट होंगे। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर इनके साथ साइन उल्ट होते, यानी कि अगर फर्ज करें कि ये इस तरीके से होता 0.44x + 0.33y ≥ 1 और ये होता 0.5x + 1.5y ≥ 1। अगर इस तरह का सिनेरियो होता तो हमें इस साइन से पता चलता कि जो बड़े वाले हैं वो रिडंडेंट है। ठीक है जी, सो दिस इज द रूल। और मैंने ये रूल अप्लाई करके देखा है बहुत सारी जगहों पे, ये बिल्कुल ठीक अप्लाई होता है। तो रूल क्या है, रूल ये है कि दोनों इनइक्वालिटीज की जो कांस्टेंट है उसको 1 कर दिया जाए। जब वो 1 हो जाए तो फिर x और y कंपोनेंट्स देखें, अगर तो उनके साथ लेस देन का साइन है तो फिर जो छोटे हैं वो रिडंडेंट है, अगर मोर देन का साइन है तो जो बड़े हैं वो रिडंडेंट है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैन्युफैक्चरर मेक्स 2 grade of concrete. Each bag of high grade concrete contains 10 kg of gravel and 5 kg of cement, while each bag of low grade concrete contains 12 kg of gravel and 3 kg of cement. There is 1920 kg of gravel and 780 kg of cement currently available. ठीक है जी, the manufacturer can make a profit of 1.20 on each bag of high grade and 1.0 on each bag of low grade. Number of bags of low grade and high grade at the maximum profit respectively is। ले जनाब, पूरा का पूरा प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन आपके पास आ गया है। अगेन आपने मैक्सिमाइजेशन करनी है तो इसका मतलब है कि देयर विल बी सम लिमिटेशंस।
जो लिमिटेशंस हैं वो हैं आपके पास कंक्रीट की लिमिटेशन है कि आप उसमें ग्रेवल और सीमेंट मिक्स करते हैं, ठीक है, आप ग्रेवल और सीमेंट इसमें मिक्स करते हैं, तो ये दो आपकी लिमिटेशंस हो जाएंगी, ग्रेवल और सीमेंट। दूसरी चीज ये है कि इनकी कुछ लिमिट्स हैं। ग्रेवल जो है वो आपके पास 1920 केजी पड़ा हुआ है, 780 केजी सीमेंट पड़ा हुआ है। अब इनका यूजेज जो है वो दो प्रोडक्ट्स में है, एक है हाई ग्रेड, उसे मैं HG कह देता हूं, और दूसरा है जनाब लो ग्रेड। उसने ये कहा है कि ईच बैग ऑफ हाई ग्रेड कंक्रीट कंटेन्स 10 kg ऑफ ग्रेवल एंड 5 kg ऑफ सीमेंट, तो 10 एंड 5। ऑन दी अदर हैंड उसने कहा है कि लो ग्रेड जो है वो 12 kg ऑफ ग्रेवल और 3 kg सीमेंट के ऊपर चलता है। और फिर उसने ये भी बताया है कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1.20 जो है वो हाई ग्रेड के ऊपर और 1.0 जो है वो लो ग्रेड के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। यहां से हम कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। हाई ग्रेड को अगर हम x कह लें, लो ग्रेड को y कह लें, तो हम कहेंगे कि 10x प्लस 12y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1920, एंड दूसरा क्या था जी, 5x प्लस 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू 780, ठीक है जी। और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा z इज इक्वल टू 1.2x प्लस 1y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा। नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स उसी तरीके से आएंगे कि x और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको ड्रॉ करने बैठेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि यार इसका जो फाइनल ऑप्टिमम पॉइंट है वो तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही आता है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही कैलकुलेट कर लूं। उसके लिए मुझे साइमल्टेनियस इक्वेशन पे, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, और मेरे पास जो इसकी इनइक्वालिटी है वो है जी 10x और 12y दैट इज इक्वल टू 1920, और दूसरा जी 5x 3y 780। तो हमारे पास एक x आ रहा है 120 और y आ रहा है 60, तो x 120, y आ रहा है जी 60, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा दैट इज 1.20 120 एंड 1 इंटू 60, 1.20 प्लस 120 ये बनता है जी 144 प्लस 60 यानी कि 204। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा डेट इज 204 के साथ 60 और 20, 60 और 20 है, 20 और 60 है, 20 120 और 60 है जी, 120 और 60, 120 क्या बनाना है जी आपने, 120 बनाना है x, 120 x यानी कि हाई ग्रेड 120 बनेगा, लो ग्रेड 60 बनेगा और प्रॉफिट 204 आएगा। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी, ना कि ऑप्शन सी। डी करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखते हैं जी, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रेट लाइन द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना बहुत इजी है। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x को 0 रख लें, तो 3y इज इक्वल टू 7 इंटू 0 प्लस 11, तो y विल बी इक्वल टू 11/3, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जो है इसका सोल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा, यहाँ पे देखें वीडियो लेक्चर में सोल्यूशन भी मौजूद है, तो इसी वीडियो के साथ मैं इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। 1.37 की तरफ चलते हैं जी। A company own a machine which runs 208 hours a month. The machine is used to make two parts, X and Y. Each part take 1 hour of machine time and each part Y take 2 hours of machine time. If X represents the number of part X made in a month and Y represents the number of part Y made in a year, which of the following statement of inequality is true? सिंगल A की लिमिटेशन है और उसने कहा है कि X जो है वो एक घंटा लेता है और Y 2 घंटा लेता है, तो यानी कि 1x प्लस 2y शुड बी लेस देन इक्वल टू 208। ये एक लिमिटेशन है जो कि हम लोगों ने उसकी बेसिस के ऊपर अपना कांस्टेंट डिजाइन कर लिया है। अच्छा,
स्टेटमेंट्स देखते हैं। द कंपनी कुड मेक एनी क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई बट द टोटल मशीन आवर्स इन ए मंथ मस्ट बी लेस देन 208। बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट बात है। x plus 2y less than 208 represent the boundary of maximum production in a month। ये बात ठीक नहीं है। x plus 2y is equal to 208 ये बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो बाउंड्री वॉल होती है, यानी कि जो आखिरी लिमिट है वो ये है कि x plus 2y शुड बी इक्वल टू 208। तो यहाँ पे अगर इक्वल टू का बटन होता तो फिर मैं इसके ऊपर भी टिक लगा देता। अगला सवाल ये है कि y is less than equal to 104 if x is equal to 0 represent the maximum production of y in a month। ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि अगर हम x ना बनाएं तो y हम ज्यादा से ज्यादा 104 बना सकते हैं। तो y शुड बी लेस देन इक्वल टू 104। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है जी, कामरान एंड सलमान इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस। ये बिल्कुल उस तरह का क्वेश्चन है जी जैसे हम लोगों ने ये 1 और 2 वाले जो क्वेश्चन हैं ये देखे हैं। तो आई एम श्योर कि ये वाला सवाल अब आपसे हो जाएगा, इसमें कोई इतनी कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसमें x के साथ x का स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन डी इज एन इक्वेशन विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें x स्क्वायर नहीं लगा हुआ। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। अ कंपनी produces two product x and y. Each product passes through a machine M1 and M2 which have a capacity of 2000 and 1500 hours respectively. प्रोडक्ट x को इतना टाइम चाहिए, प्रोडक्ट y को इतना टाइम चाहिए, प्रॉफिट इतना है, कांस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। तो सिंपल है जनाब, ये काम हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं कि लिमिटेशन हमारे पास कौन सी है। हमारे पास लिमिटेशंस है प्रोजेक्ट की M1 की और M2 की। लिमिट क्या है जी? हमारी लिमिट है 2000 hours of M1 and 1500 hours of M2। यूजेज कहाँ पे होगा? यूजेज होगा प्रोडक्ट X और Y के अंदर। उसने कहा प्रोडक्ट X रिक्वायर्स 3 hours on M1 and 4 hours on M2, 3 and 4। उसने कहा कि Y रिक्वायर्स 6 hours on M1, 4 hours on M2, 6 and 4। तो जो हमारे कॉन्स्टेंट्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे कि 3x plus 6y should be less than equal to 2000 and 4x plus 4y should be less than equal to 1500। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कभी कभार वो रिड्यूस करके भी दे सकता है, बल्कि यहाँ पे इस सवाल में तो उसने सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन पूछा है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए ये इतनी सारी बकवास ये वाली ऊपर करने की ज़रूरत नहीं थी इसे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, एग्जामिनर है कर सकता है। द प्रॉफिट मार्जिन ऑन x एंड y आर 500 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो होगा जनाब z इज इक्वल टू 500x प्लस 600y। दैट्स इट, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में जिक्र करेंगे। थैंक यू।